नमस्कार विद्यार्थियों, परीक्षा मंथन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 1857 के विद्रोह के बाद अब हम कुछ अन्य विद्रोहों की तरफ बढ़ते हैं और फिर आज हम आपको जो है आदिवासी या जनजाति विद्रोह और कुछ अन्य विद्रोहों की चर्चा करेंगे। तो आदिवासी या जनजाति विद्रोह, पहले आदिवासी विद्रोहों के बारे में फिर कुछ अन्य विद्रोह की भी चर्चा करते हैं। ठीक है, अब देखिए, जहाँ तक बात भारत में आदिवासी समाज की है, जनजातियों की है, तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग आदिवासी जातियां निवास करती हैं। बहुत प्राचीन काल से ही ये निवास करती चली आ रही हैं। ठीक है, इनके अपने नियम कानून होते थे और ये आदिवासी लोग जो है अपने ही नियम कानून से शासित होते थे। लेकिन जब भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई तो आदिवासी क्षेत्र भी ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आ गए और फिर इन आदिवासी क्षेत्रों पर भी ब्रिटिश कानून, ब्रिटिश पुलिस प्रशासन, न्याय व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था लागू हुई। अब इन सब से आदिवासी लोग बड़े दुखी हुए और यही कारण है कि फिर ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय में शोषण करने वालों के विरुद्ध विद्रोह किए। अब आदिवासी विद्रोह के कारण अगर देखें तो आदिवासी विद्रोह के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। उनमें सबसे प्रमुख कारण अगर देखा जाए तो आर्थिक कारण था। आर्थिक कारण अब देखेंगे कि भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो भू राजस्व व्यवस्था लागू हुई, स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ, तो स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जो आदिवासी लोगों की भूमियां थी वो भी जमींदारों के अधिकार में चली गई और उन भूमियों पर भी जमींदार ने अत्यधिक कर लगा दिया। इससे जो है आदिवासी समाज में बहुत ज़्यादा असंतोष व्याप्त था। ठीक है, क्योंकि उनकी ज़मीनें उनके हाथ से निकल गई थीं, वो उतना कर दे नहीं सकते थे, इसलिए उनमें असंतोष था। दूसरी चीज़ ये थी कि आदिवासी लोग अपने तरीके से खेती करते थे, झूम खेती, पडु खेती, जो जगह बदल बदल करके करते थे, उस पर भी एक तरह से प्रतिबंध लग गया, उस तरह की व्यवस्थाएं भी समाप्त होने लगी। तीसरी चीज़ ये थी कि ब्रिटिश सरकार ने जंगल कानून लागू किया और जंगल कानून के कारण आदिवासियों को जो जंगल से लकड़ियाँ मिल जाती थी, अन्य जंगली वस्तुएं प्राप्त हो जाती थी, वो मिलने में दिक्कत हुई। उससे भी इनमें असंतोष व्याप्त हुआ। यानी एक तो अंग्रेज़ों की भू राजस्व व्यवस्था, इसके कारण, दूसरी ब्रिटिश सरकार का जंगल कानून, वन कानून, इसके कारण भी इनमें असंतोष व्याप्त हो जाता है। ठीक है, तीसरी चीज़ यह है कि आदिवासी लोग जो है अपने उपयोग की बहुत चीज़ें तैयार करते थे, जैसे महुआ से और चावल से शराब का निर्माण करते थे आदि। तो इस पर भी सरकार ने जो है कर लगा दिया, उत्पादन कर, और इससे भी आदिवासियों में बहुत ज़्यादा असंतोष था। हाँ, तो अन्य करारोपण के कारण भी इनमें असंतोष था। तो ये सब आर्थिक कारण थे जिनसे आदिवासी समाज में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असंतोष व्याप्त हुआ। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण भी था। आप देखेंगे कि
ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के परिणाम स्वरूप आदिवासी क्षेत्र भी ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आ गए। और फिर आप देखेंगे कि इन क्षेत्रों पर ब्रिटिश प्रशासन, ब्रिटिश कानून लागू हुआ और इससे ये लोग बहुत असंतुष्ट हो गए। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि बाहरी लोगों का हस्तक्षेप शुरू हो गया, बाहरी हस्तक्षेप। तो आदिवासी क्षेत्रों में जब बाहरी लोगों का हस्तक्षेप शुरू हुआ तो इससे भी आदिवासी लोग बहुत असंतुष्ट हुए, क्योंकि ये बाहरी लोग जो है आदिवासियों को परेशान करते थे। जो लोग इनको परेशान करते थे उन्हें ये दीकू कह के पुकारते थे, जैसे जमींदार है ना, महाजन हैं, ठेकेदार हैं, हाकिम यानी अधिकारी हैं, ये सब लोग क्या कहलाते थे? दीकू। दीकू किसे कहते थे आदिवासी लोग? जो इन्हें परेशान करे, वो दीकू है। परेशान कौन करता था? जमींदार, महाजन, ठेकेदार, हाकिम, ये सब परेशान करने वाले लोग थे। ठीक है। तो इससे भी इनमें बहुत ज़्यादा असंतोष व्याप्त हुआ। तीसरी चीज़ ये है कि सामाजिक धार्मिक कारण, इसे सांस्कृतिक कारण भी कह सकते हैं। ठीक है। ये तो सामाजिक धार्मिक कारणों से भी आदिवासी लोग जो है इनमें असंतोष व्याप्त हुआ। आप देखेंगे कि आदिवासियों का अपना आदिम धर्म था, इनके अपने देवी देवता होते थे, उनकी अपने तरीके से, अपने रीति रिवाज परंपराओं के अनुसार ये अपने धार्मिक परंपराओं का पालन करते थे। लेकिन जब ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ तो आदिवासी क्षेत्रों में भी क्या शुरू हो गया? ईसाईकरण। ठीक है। यानी यहाँ आदिवासियों को भी ईसाई धर्म में परिवर्तन की नीति अपनाई गई और आदिवासियों को ईसाई बनने के लिए बाध्य किया जाने लगे। इससे इनमें बहुत ज़्यादा असंतोष जो है वो व्याप्त हो जाता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त भी आप देखेंगे कि बाहरी लोगों के द्वारा इनके सामाजिक परंपराओं में हस्तक्षेप किया जाने लगा। अब आदिवासियों में सामूहिक खेती, खूंट-कट्टी का प्रचलन था, इसे भी समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह से अगर आप देखें कि इन कारणों से भी इनमें असंतोष व्याप्त था। तो ये सब कारण थे जिसके चलते समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग समय में, अलग अलग कारणों से आदिवासियों का विद्रोह होता रहा। तो ये हमने आपको कारण बताए कि ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध आदिवासी या जनजातीय विद्रोह के क्या कारण थे। अब कुछ महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोहों के बारे में हम बताते हैं। यद्यपि ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अनेकों आदिवासी या जनजातीय विद्रोह हुए, लेकिन उनमें जो अधिक महत्वपूर्ण हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। अधिक महत्वपूर्ण विद्रोहों में एक विद्रोह है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह यह 1855 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अब संथाल विद्रोह के बारे में अगर आप देखें तो पहली चीज़ तो यह है कि बिहार में दामने को के नाम से प्रसिद्ध, ये भागलपुर से लेकर के आपका राजमहल जिला की पहाड़ियों तक ये क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये क्षेत्र दामन कोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दामने कोह के नाम से जाना जाता है और यही क्षेत्र जो है संथाल बाहुल्य क्षेत्र था। इसी क्षेत्र में बड़ी संख्या में संथाल आदिवासी निवास करते थे। ठीक है। अब संथालों के विद्रोह का मूल कारण आर्थिक था, क्योंकि संथालों की ज़मीनें इनके हाथ से छीन ली गई थी और जमींदारों के अधिकार में चली गई थीं। इनका अत्यधिक शोषण किया जाता था। तो ये सारे कारण थे। मूल कारण तो आर्थिक ही था और इससे
संथालों में बहुत ज़्यादा असंतोष व्याप्त हुआ। 1855 ईस्वी में सिद्धू और कान्हू ये इनके नेतृत्व में संथाल संगठित हुए और ये विद्रोह कर दिए। इस विद्रोह में इन्होंने जमींदारों पर हमले किए, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जला दिया, अन्य तमाम सरकारी संस्थानों को नुकसान पहुंचाया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि संथाल विद्रोह जो है सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में प्रारंभ होता है। ब्रिटिश सरकार जमींदारों की रक्षा के लिए, सरकारी संस्थानों की रक्षा के लिए मेजर बरो के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना संथालों के विरुद्ध भेजा। अब संथालों ने अपने परंपरागत अस्त्र शस्त्र, तीर कमान के माध्यम से ही ये आधुनिक अस्त्रों से लैस अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया। मेजर बरो पराजित होता है और पराजित होकर के संथाल क्षेत्र से भागना पड़ता है। अंततः सरकार ने कूटनीति का सहारा लिया। एक तरफ तो सिद्धू कान्हू को पकड़ने के लिए 10,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया और दूसरी तरफ संथालों में भी फूट डालने का काम कर दिया। और फिर परिणाम यह हुआ कि सिद्धू और कान्हू गिरफ्तार कर लिए गए और इन दोनों को जो है फांसी की सज़ा दे दी गई और संथाल विद्रोह दमन कर दिया गया, संथाल विद्रोह समाप्त हो गया। तो ये विद्रोह आर्थिक कारणों से प्रारंभ हुआ था, लेकिन शीघ्र ही इसका उद्देश्य राजनीतिक बन गया, यानी भारत से अंग्रेजी शासन को समाप्त करना। ठीक, तो ये हमने एक विद्रोह के बारे में हमने आपको बताया, संथाल विद्रोह के बारे में। इसी तरह एक विद्रोह हुआ मुंडा विद्रोह, मुंडा आदिवासी। 1874 से 1900 ईस्वी तक ये विद्रोह चला। अब देखिए, बिहार और झारखंड के क्षेत्र में मुंडा आदिवासी निवास करते थे। इनका मूल क्षेत्र तो वर्तमान में झारखंड था, लेकिन बिहार का कुछ क्षेत्र भी मेरे ये लोग रहते थे। तो बिहार और झारखंड क्षेत्र में मुंडा आदिवासी निवास करते थे। लगभग 400 वर्ग मील क्षेत्र में मुंडा आदिवासी रहा करते थे। ठीक है, अब मुंडा विद्रोह आर्थिक कारणों से प्रारंभ हुआ, क्योंकि एक तो इनकी ज़मीनें इनके हाथ से छीन ली गई। मुंडा आदिवासी में खूंट कट्टी नामक ये सामूहिक खेती का प्रचलन था, ठीक, उसे खूंट कट्टी कहते थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस खेती पर भी रोक लगा दिया, इससे भी इनमें असंतोष व्याप्त हुआ। 1874 में मुंडा सरदारों द्वारा आंदोलन शुरू हुआ कि हमारी भूमि हमें वापस किया जाए, और इस आंदोलन को सरदारी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। आगे चल करके आप देखेंगे कि इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया, और मुंडा आदिवासियों में ये महत्वपूर्ण नाम है। बिरसा मुंडा 1895 के बाद मुंडा आदिवासियों का नेतृत्व प्रारंभ करता है। अब बिरसा मुंडा के बारे में अगर देखें तो प्रारंभ में तो ये अपने दवा के ज्ञान के कारण प्रसिद्ध हुआ था, लेकिन आगे चल कर के ये स्वयं को अपने को भगवान का दूत यानी पैगंबर घोषित कर दिया कि मैं भगवान का दूत हूँ, पैगंबर हूँ, ईश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है। ठीक है, तो इसने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया, घोषणा की कि ईश्वर ने मुझे बहुत शक्ति दी है। अब दूर दूर से आदिवासी लोग इनके दर्शन के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए आने लगे। बिरसा मुंडा अपने अनुयायियों को अस्त्र शस्त्र के साथ सुसज्जित किया, और फिर आप देखेंगे कि 1899 ईस्वी में क्रिसमस के पूर्व संध्या पर इसने ब्रिटिश शासन को समाप्त करके मुंडा शासन स्थापित करने के लिए घोषणा कर दी। तो
1899 की क्रिसमस के पूर्व संध्या पर इसने अपने विद्रोह की घोषणा कर देता है और घोषणा करता है कि अब दीकुओं से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से धरती ऐसी लाल होगी जैसे लाल झंडा, कलयुग समाप्त करेंगे, सतयुग लाएंगे। ये सब इनकी घोषणाएं थीं। अब बड़ी संख्या में मुंडा अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो करके विद्रोह कर दिया और इस बीच में जमींदारों की, अधिकारियों की, ईसाइयों की हत्या की जाने लगी। मुंडा विद्रोह बहुत व्यापक विद्रोह था। इस विद्रोह को उल गुलान के नाम से जाना जाता है। उल गुलान। अच्छा, यहाँ उल गुलान से मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? महान हलचल। यानी मुंडा विद्रोह क्या कहा गया कि ये एक महान हलचल थी, बिल्कुल भूकंप आ गया है इस तरह से। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 1899 क्रिसमस की पूर्व संध्या पर यह विद्रोह शुरू हुआ। 1900 ईस्वी के प्रारंभ में पूरे झारखंड क्षेत्र में ये विद्रोह फैल गया। इस विद्रोह के समय में मुंडा आदिवासियों ने, मुंडा विद्रोहियों ने एक कविता का प्रचलन किया था। उसका एक लाइन है, कटोंग बाबा कटोंग, रारी कटोंग, साहेब कटोंग, फिर कटोंग बाबा कटोंग। देखिए, अब मान लीजिए प्रश्न आ गया कि किस विद्रोह के समय में यह कविता लोकप्रिय हुई थी, तो क्या उत्तर देंगे? मुंडा विद्रोह। कटोंग बाबा कटोंग, रारी कटोंग, साहेब कटोंग, कटोंग बाबा कटोंग। इसका अर्थ यह होता है कि रारी यानी जो हमसे रार रखता है, शत्रुता रखता है, उसकी हत्या कर दो। साहेब यानी जो ब्रिटिश अधिकारी, जमींदार, महाजन हैं, इनको मार दो। तो इस तरह से ये कविता जो है लोकप्रिय हुई। तो ये मुंडा विद्रोह 1900 ईस्वी में काफ़ी व्यापक रूप धारण कर लिया। अंततः फरवरी 1900 ईस्वी में सिंहभूम में बिरसा मुंडा को जो है गिरफ्तार कर लिया गया और इसे रांची के जेल में बंद कर दिया गया। और अंततः जून 1900 ईस्वी में हैजा के कारण जो है बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आदिवासी विद्रोहों में ये एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। तो ये हमने आपको मुंडा विद्रोह के बारे में बताया। अब देखेंगे कि आदिवासी समाज में बिरसा मुंडा को भगवान माना जाता है। बिरसा मुंडा की मूर्ति बनाई जाती है, बिरसा मुंडा के मंदिर हैं और आज भी बिरसा मुंडा की पूजा की जाती है। ठीक है। अब कुछ अन्य विद्रोहों के बारे में अगर देखते हैं तो उनमें है एक कोल विद्रोह। ये 1831-32 में हुआ था कोल विद्रोह। आप देखेंगे कोल विद्रोह दक्षिणी बिहार का जो छोटा नागपुर क्षेत्र है, ये तो दक्षिणी बिहार का जो छोटा नागपुर का इलाका है, ये यहाँ पर बड़ी संख्या में कोल जनजाति के लोग निवास करते हैं। ठीक है। अब कोलों में भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध बहुत असंतोष था। एक कारण तो ये था कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत इनके खेती की ज़मीनें इनसे छीन ली गई थीं और इससे इनमें भारी असंतोष था। दूसरी चीज़ ये थी कि ये अपने उपयोग के लिए चावल से शराब का निर्मित करते थे, उस पर उत्पादन कर लगा दिया सरकार ने। इससे भी इनमें असंतोष था। और फिर आप देखेंगे कि 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल आदिवासी विद्रोह कर देते हैं और ये जमींदारों पर हमले किए, कचहरी पे हमले किए, आग लगा दिए। परिणाम स्वरूप इनके विरुद्ध ब्रिटिश सेना भेजी गई और संघर्ष हुआ जिसमें बुद्धू भगत मारे गए। फिर बुद्धू भगत के बाद गंगा नारायण ने कोलों का नेतृत्व किया, लेकिन ये भी संघर्ष में मारे गए। अंततः 1832 में
इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। तो ये कोल विद्रोह था जो है। इसी तरह कुछ और विद्रोह, जैसे उनमें एक खासी विद्रोह था जो है 1829 से 33 के बीच में हुआ। तो ये खासी विद्रोह के बारे में अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि मेघालय में जो है, जो जयंतिया और गारो की पहाड़ियां हैं, ये इन पहाड़ियों के बीच में ये खासी जनजाति के लोग निवास करते थे। ठीक है, ये इनका क्षेत्र था, इसी क्षेत्र में ये लोग रहा करते थे। 1824 ईस्वी में अंग्रेजों ने ब्रह्मपुत्र घाटी पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो 1824 ईस्वी में अंग्रेजों ने ब्रह्मपुत्र घाटी पर क्या किया, अधिकार कर लिया। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र घाटी को सिलहट से जोड़ने के लिए, ठीक है, चूना व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था सिलहट, तो सिलहट को जोड़ने के लिए एक सड़क बनाने की योजना तैयार की। अब ये जो सड़क थी ये खासी क्षेत्रों से होकर निकलने वाली थी, यानी सड़क का जो निर्माण होगा वो खासी क्षेत्रों के बीच से होकर के होगा। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात। अब इसी के कारण खासी जनजाति के लोगों को लगा कि अगर हमारे क्षेत्र से सड़क गुजरेगी तो बाहरी लोग हमारे मामलों में हस्तक्षेप करेंगे, उनका हस्तक्षेप बढ़ जाएगा, शोषण करेंगे। तो इसलिए खासी जनजाति के लोगों में असंतोष व्याप्त था। ठीक है, इस क्षेत्र का जो जमींदार था छत्तर सिंह, इसने सड़क बनाने की अनुमति दे दी। अब जब इधर से सड़क बनना प्रारंभ हुआ तो परिणाम ये हुआ कि 1829 ईस्वी में तीरथ सिंह, जिन्हें तिरुत सिंह भी कहते हैं, तीरथ सिंह या तिरुत सिंह, इनके नेतृत्व में खासी लोगों ने विद्रोह कर दिया है। तो ये विद्रोह शुरू हो जाता है। 4 वर्षों तक खासियों का अंग्रेजों से संघर्ष चलता रहा और जिसमें बड़ी संख्या में खासी लोग मारे गए। अंत में तीरथ सिंह मृत्युदंड न देने की शर्त पर अपना विद्रोह समाप्त कर दिया। इस तरह से ये विद्रोह समाप्त हो जाता है। अब कुछ अन्य विद्रोहों में अगर देखा जाए खासी विद्रोह के अतिरिक्त, तो आप खोंड विद्रोह, ये देखिए खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह आपका हुआ 1846 में शुरू हुआ, 55 तक चला। ठीक, अठारह से 46 से 55 तक ये खोंड विद्रोह हुआ। अब खोंड विद्रोह अगर देख, खोंड जनजाति के लोग ये उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र खोंडा डोरा क्षेत्र के निवासी थे। इस खोंडा डोरा क्षेत्र में खोंड जनजाति के लोग रहा करते थे। ठीक है, यद्यपि आर्थिक कारणों से इनमें व्यापक असंतोष था, लेकिन इनके विद्रोह का तात्कालिक कारण ये था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा खोंडों में प्रचलित एक नरबली प्रथा थी, मोरिया। ये खोंड जनजाति में एक नरबल प्रथा प्रचलित थी, उस प्रथा का नाम क्या था, मोरिया। ठीक है, अब इसमें खोंड जनजाति के लोग जो है, ये जिसकी बलि दी जाती थी उसी को मोरिया कहा जाता था। 1846 ईस्वी में आप देखेंगे कि भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग, तो लॉर्ड हार्डिंग ने मोरिया प्रथा पर रोक लगा दी। इससे असंतुष्ट होकर के
खोंड जनजात के लोगों ने चक्र बिसोई के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और फिर ये विद्रोह 1855 तक चला और ब्रिटिश सेना ने बड़ी क्रूरता के साथ इस विद्रोह का दमन कर दिया। कुछ अन्य विद्रोहों में अगर आप देखें तो उनमें एक विद्रोह है रामोसी विद्रोह। देखिए ये 1822-23 में हुआ। रामोसी जनजात के लोग जो है महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में निवास करते थे। 1818 में जब पेशवा का राज्य या मराठा राज्य समाप्त हुआ, वहाँ ब्रिटिश राज्य स्थापित हुआ, तभी से इनमें व्यापक असंतोष व्याप्त था और इनके विद्रोह का मूल कारण आर्थिक कारण ही था। 1822-23 में आप देखेंगे कि चित्तर सिंह के नेतृत्व में रामोसी आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया। हाँ, और फिर आप देखेंगे कि ब्रिटिश सेना ने इस विद्रोह का दमन कर दिया। ठीक, अब कुछ अन्य विद्रोहों में अगर आप देखें तो एक है खामती विद्रोह 1839 से 43 तक। अब खामती जनजात के लोगों को अगर देखा जाए तो खामती जनजात के लोगों का मूल स्थान तो बर्मा था। बर्मा में बोर खामती प्रदेश और बोर खामती क्षेत्र के रहने के कारण ही इनको खामती कहा जाता था। लेकिन ये लोग बर्मा से असम चले आए और असम के अहोम राजा की अनुमति से यहीं बस गए और यहीं रहने लगे। खामती जनजाति के लोगों में अपने नियम कानून थे, लेकिन जब ब्रिटिश शासन यहाँ स्थापित हो गया तो ये ब्रिटिश कानून से बहुत दुखी हुए और फिर आप देखेंगे कि 1839 में रूनू गुहाई, खवा गुहाई, ये सब खामती नेता थे। इन्हीं के नेतृत्व में खामती जनजात के लोगों ने विद्रोह कर दिया। 4 वर्षों तक भीषण संघर्ष चला। अनेक अंग्रेज अधिकारी इनसे संघर्ष करते हुए मारे भी गए। ठीक है, अंत में खामती नेताओं में फूट पड़ गई और 1843 में इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और ये विद्रोह समाप्त हो गया। रंपा विद्रोह एक तरफ तो ये 1879-80 में हुआ, फिर दूसरी तरफ ये 1922 से 24 के बीच में हुआ। आंध्र प्रदेश में अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश के रंपा पहाड़ी में रहने वाले आदिवासी रंपा के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, इनके ज़मीनें इनसे छीन ली गई, इन पे तरह तरह के कर लगाए गए। ये लोग जो है ताड़ी निकालते थे, ताड़ी निकालने पर भी रोक लगा दी गई। इन सब से इनमें असंतोष व्याप्त हुआ और सबसे पहले 1879 में चंदैया के नेतृत्व में रंपा आदिवासी विद्रोह कर देते हैं, लेकिन शीघ्र ही 1880 में इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। इधर फिर जब राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान आप देखेंगे कि 1922 में सीताराम अल्लूरी, सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में रंपा आदिवासियों ने पुनः विद्रोह कर दिया। ठीक है, और 1924 में इस विद्रोह का दमन कर दिया गया।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोहों के बारे में आपको हमने बताया, ठीक है। अब कुछ अन्य विद्रोहों की भी हम चर्चा करेंगे आदिवासी विद्रोहों के अतिरिक्त। कुछ अन्य विद्रोहों में सबसे पहले हम आपको एक विद्रोह बताते हैं, सन्यासी विद्रोह, जो 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक चला। ये 1763 से 1800 ईस्वी। अब सन्यासी विद्रोह के बारे में अगर आप देखें तो 1757 के बाद आप देखेंगे कि बंगाल में जो है अंग्रेज़ों का प्रभुत्व स्थापित होने लगा। प्रारंभ में 24 परगना ज़िले में, फिर आप देखेंगे कि बर्दवान, मिदनापुर, चटगांव, इस तरह से बंगाल पर इनका प्रभुत्व एक तरह से स्थापित होने लगा था। अंग्रेजी शासन से बंगाल के कुछ सन्यासी थे जो असंतुष्ट हो गए, वो अंग्रेज़ों के शोषण का विरोध करने लगे, ठीक है। अब ये जो सन्यासी विद्रोही थे ये शंकराचार्य के गिरि संप्रदाय से संबंधित थे। शंकराचार्य का अनुयायी अनेक संप्रदायों में विभक्त हैं और उन्हीं संप्रदायों में से एक है गिरि संप्रदाय, ठीक। तो जो सन्यासी विद्रोह या सन्यासी विद्रोही हैं वो शंकराचार्य के किस संप्रदाय संबंधित है? गिरि संप्रदाय से, ठीक है। और 1763 में इन सन्यासियों ने विद्रोह कर दिया, कंपनी या अंग्रेजी बस्तियों पर हमले किए, लूटपाट किए, और फिर आप देखेंगे कि 1800 ईस्वी तक इनका छिटपुट संघर्ष चलता रहा। अंत में ये विद्रोह समाप्त हो गया। इस विद्रोह की एक महत्वपूर्ण बात है जो इम्तहान के लिए महत्वपूर्ण है, वो आगे चल करके जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ नामक उपन्यास लिखा, आनंद मठ, ठीक है। ये तो आनंद मठ जब इन्होंने उपन्यास लिखा तो इस उपन्यास का जो कथानक रखा गया वो सन्यासी विद्रोह है, और इसमें ये कहा गया कि अत्याचारी शासन के विरुद्ध विद्रोह करना चाहिए। अत्याचारी शासन के विरुद्ध विद्रोह की भावना को क्या किया गया है? भड़काया गया है। तो ये चीज़ तो इस रूप में ये महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे सन्यासी विद्रोह के अतिरिक्त अहोम विद्रोह 1829 से लेकर 33 के बीच में हुआ, यह अहोम विद्रोह हुआ। अब अहोम विद्रोह के बारे में अगर देखें तो वास्तव में असम में यह अहोम वंश का शासन था, अहोमों का शासन था, लेकिन अंग्रेजों ने असम राज्य को जो है अहोम राजा से छीन लिया था, उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। इसके कारण अहोम लोगों में, असम के अहोमों में बहुत ज़्यादा असंतोष व्याप्त हुआ। सबसे पहले 1829 में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में अहोमों ने विद्रोह किया, लेकिन शीघ्र ही अंग्रेजी सेना ने गोमधर कुंवर को बंदी बना लिया और बंदी बना करके इन्हें जेल भेज दिया। इनके बाद आप देखेंगे कि
रूपचंद्र कोनार के नेतृत्व में अहोमों का विद्रोह शुरू हुआ और ये विद्रोह भी काफ़ी तीव्र हुआ, चलता रहा। अंततः रूपचंद कोनार को भी बंदी बना लिया गया और जेल में डाल दिया गया। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार या कंपनी सरकार ने शांति की नीति अपनाई और 1833 ईस्वी में असम के अहोम शासक पुरंदर सिंह थे, इनको जो है इनसे समझौता किया और उत्तरी असम का क्षेत्र राजा पुरंदर सिंह को सौंप दिया। और जब राजा पुरंदर सिंह को उत्तरी असम का क्षेत्र सौंप दिया तब आप देखेंगे कि अहोम विद्रोह जो है वो क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो यह हमने आपको अहोम विद्रोह के बारे में चर्चा की। अब आगे कुछ और विद्रोहों के बारे में। इसी तरह का एक विद्रोह हुआ, पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह ये देखिए 1825 से 31 के बीच में हुआ। बंगाल में अगर देखा जाए तो ये एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, पागलपंथी। तो उत्तरी बंगाल के करम शाह ने ये पागलपंथी नामक एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय की स्थापना की थी। तो ये तो पागलपंथी संप्रदाय के संस्थापक हुए, ठीक है। करम शाह के ही पुत्र हुए टीपू, और ये जो टीपू था ये राजनीतिक और धार्मिक विचारों से प्रेरित था और फिर इसका उद्देश्य बना कि बंगाल से जमींदारी व्यवस्था को ख़त्म करना, अपनी सत्ता स्थापित करना। तो टीपू ने क्या किया कि जमींदारों के शोषण के विरुद्ध किसानों को संगठित किया, उन्हें अपना अनुयायी बनाया। इसने अपने अनुयायियों को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया और फिर आप देखेंगे कि 1825 में टीपू ने शेरगढ़ पर आक्रमण करके यहाँ अधिकार कर लिया और शेरगढ़ का राजा बन गया। अब टीपू का जो है ब्रिटिश सेना के साथ संघर्ष हुआ। 1831 तक ये संघर्ष चलता रहा। अंत में टीपू को पीछे हटना पड़ा और वो बंगाल से भाग गया, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये बंगाल में पागलपंथी विद्रोह था। खैराजी आंदोलन, ठीक है। अब देखिए पूर्वी बंगाल में हाजी शरीयतुल्लाह ने खैराजी आंदोलन की शुरुआत की। तो पूर्वी बंगाल में खैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? हाजी शरीयतुल्लाह ने किया। एक तो ये महत्वपूर्ण बात, ठीक है। 1810 ईस्वी के बाद इन्होंने ये आंदोलन शुरू किया। इनका उद्देश्य जो है बंगाल से ब्रिटिश शासन को समाप्त करके वहाँ मुस्लिम शासन की स्थापना करना, ये इनका उद्देश्य था। इसके बाद हाजी शरीयतुल्लाह के बाद इनके पुत्र मोहम्मद मोहसिन हुए, ये जो दादू मियाँ के नाम से प्रसिद्ध हुए। यही मोहम्मद मोहसिन जो है दादू मियाँ के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब दादू मियाँ जमींदारों के विरुद्ध किसानों को संगठित किया, जमींदारों के शोषण के विरुद्ध इन्होंने किसानों को संगठित किया और इन्होंने करबंदी आंदोलन चलाया। खैराजी आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया और फिर इन्होंने करबंदी आंदोलन चलाया। यह है, इस आंदोलन को वहाबी आंदोलन का भी समर्थन प्राप्त हुआ।
ठीक है। ये आंदोलन बंगाल में तब तक चलता रहा जब तक कि 1859 में बंगाल में नील आंदोलन प्रारंभ नहीं हुआ, तब तक ये चलता। जब वो प्रारंभ हुआ तो ये आंदोलन समाप्त हुआ था। तो ये हमने आपको बंगाल का फैराजी आंदोलन बताया। इसी तरह आप देखेंगे कि वहाबी आंदोलन, ये वहाबी आंदोलन शुरू हुआ। वहाबी आंदोलन के नेता जो है राय बरेली के सैयद अहमद थे। ये इन्होंने वहाबी आंदोलन प्रारंभ किया था। सैयद अहमद जो है अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित थे, लेकिन इन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है दिल्ली के एक संत शाह वली उल्लाह का था। शाह वली उल्लाह, ठीक है, इनसे ज़्यादा ये प्रभावित थे। अब सैयद अहमद जो है ये इस्लाम धर्म में जो परिवर्तन आ गए थे उसके विरोधी थे और ये चाहते थे कि पैगंबर मोहम्मद साहब के समय का इस्लाम धर्म होना चाहिए। तो एक तरफ से अगर देखा जाए तो ये पुनर्जागरणवादी आंदोलन भी था। अब दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो सैयद अहमद का एक उद्देश्य और था कि ये भारत में जो है भारत को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना चाहते थे। यानी दारुल हर्ब किसे कहते हैं? काफिरों का देश, मूर्ति पूजकों का देश, हिंदुओं का देश, और दारुल इस्लाम यानी इस्लामी देश। तो इनका उद्देश्य ये भी बना कि ये हिंदुओं के देश को जो है इस्लामी देश में परिवर्तित करना चाहते थे। अब इस आंदोलन का केंद्र पटना था, इनका मुख्यालय था पटना, और अन्य क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित किए गए वहाबी आंदोलन के लिए। सर सैयद अहमद ने जो है सैयद अहमद ने पश्चिमोत्तर में सिथाना की स्थापना की। अब ये सिथाना का जो अर्थ होता है इस्लाम का केंद्र, ठीक है, सिथाना का मतलब इस्लाम का केंद्र। और फिर आगे चल करके ये वहाबियों का अड्डा बन गया, वहाबी आंदोलन का अड्डा बन गया। आप देखेंगे कि 1830 ईस्वी में वहाबियों ने पेशावर पर अधिकार कर लिया था, लेकिन 1831 में सैयद अहमद युद्ध करते हुए मारा गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इनका उद्देश्य पंजाब पर अधिकार करना था, पंजाब में सिख राज्य को समाप्त करके वहाँ इस्लामी राज्य की स्थापना करना इनका उद्देश्य बन गया। सैयद अहमद की मृत्यु के बाद वहाबियों के नेता इनायत अली बने। इनके नेतृत्व में विद्रोह चलता रहा। 1849 ईस्वी में जब अंग्रेज़ों ने सिख राज्य को समाप्त करके पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, तो अब वहाबी आंदोलन या वहाबी विद्रोह में जो है निशाना अंग्रेज हो गए, क्योंकि अब सिख राज्य रहा नहीं, अब तो वो अंग्रेज राज्य हो गया। अब अंग्रेज़ों के विरुद्ध इनका विद्रोह प्रारंभ हो गया। और फिर आप देखेंगे कि 1863 से लेकर 1880 के बीच में ब्रिटिश सरकार ने वहाबियों के विरुद्ध एक व्यापक सैन्य अभियान चलाया और फिर वहाबी आंदोलन को कुचल दिया गया। तो ये वहाबी आंदोलन था। इसी तरह कुछ अन्य विद्रोहों में अगर देखा जाए तो एक कूका आंदोलन हुआ, उसको बताते हैं कूका विद्रोह या कूका आंदोलन। देखिए, कूका आंदोलन के प्रारंभकर्ता
सेन साहब उर्फ भगत जवाहर मल थे। इन्होंने इसकी शुरुआत की। तो कूका आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सेन साहब उर्फ भगत जवाहर मल। ठीक है। 1840 ईस्वी में इन्होंने यह आंदोलन प्रारंभ किया और इनका उद्देश्य था, इस आंदोलन का उद्देश्य था सिख धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करके उसे शुद्ध करना। तो प्रारंभ में तो इसका उद्देश्य धार्मिक था, लेकिन आगे चल करके इसका उद्देश्य राजनीतिक बन गया। ठीक है। सेन साहब या भगत जवाहर मल के शिष्य हुए बालक सिंह, और फिर बालक सिंह के शिष्य थे बाबा राम सिंह कूका। ठीक है। ये इनके शिष्य ये। तो बाबा राम सिंह कूका जब हुए तो इन्होंने धार्मिक स्वरूप से इसे राजनीतिक स्वरूप में परिवर्तित किया। बाबा राम सिंह कूका ने अपने अनुयायियों को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया। इनका उद्देश्य पंजाब में अंग्रेजी शासन को समाप्त करके पुनः सिख राज्य की स्थापना करना बना। 1869 ईस्वी में आप देखेंगे कि फिरोजपुर में कूका आंदोलन, कूका विद्रोह हुआ। ब्रिटिश सेना ने कूका विद्रोहियों का क्रूरता के साथ दमन कर दिया। 1872 में बाबा राम सिंह कूका को भी गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें रंगून भेज दिया गया, और 1885 में रंगून में ही इनकी मृत्यु हो गई। बाबा राम सिंह कूका ने ही नामधारी आंदोलन चलाया था। एक आंदोलन इन्होंने और चलाया था, नामधारी आंदोलन। ठीक है। और नामधारी आंदोलन के अंतर्गत मांस निषेध, मद्य निषेध, वृक्ष पूजा, स्त्रियों की स्वतंत्रता पर बल दिया गया था। तो ये पंजाब का कूका आंदोलन था ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, जिनका उद्देश्य था कि पंजाब से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना और उनकी जगह सिख शासन की स्थापना करना। अब कुछ और आंदोलन देखते हैं। अब कुछ अन्य आंदोलनों में आपको बताते हैं। गडकरी विद्रोह 1844। देखिए, गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ और महाराष्ट्र में कोल्हापुर जिले में। ठीक है। वास्तव में ये गडकरी लोग जो है ये मराठा किलों के अनुवांशिक अधिकारी हुआ करते थे, किलों की देखभाल करने वाले होते थे, और इसके बदले में इन्हें करमुक्त भूमि प्राप्त होती थी। ठीक है। लेकिन जब ब्रिटिश शासन महाराष्ट्र में स्थापित हुआ मराठा राज्य को समाप्त करके, तो इनकी भूमि पर भी अत्यधिक कर लगा दिया गया। इसके कारण गडकरी लोगों में भारी असंतोष व्याप्त हुआ। 1844 ईस्वी में कृष्णदाजी पंडित के नेतृत्व में ये गडकरी विद्रोह हुआ और अंत में ब्रिटिश सेना ने इस विद्रोह का दमन कर दिया। तो ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कृष्णदाजी पंडित के नेतृत्व में होने वाला विद्रोह था। दीवान वेलु थम्पी का विद्रोह 1806। अब दीवान वेलुथम्पी केरल में त्रावणकोर के उत्तराधिकारी थे, शासक थे, लेकिन अंग्रेजों ने त्रावणकोर राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। दीवान वेलुथम्पी का राज्य छीन लिया था और इसी के विरोध में दीवान वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। अंग्रेजों से संघर्ष हुआ और उस संघर्ष में 1806 में दीवान वेलुथम्पी मारे गए। ठीक है। विद्रोह समाप्त हो गया, लेकिन
इनकी मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों ने इन्हें फांसी पे लटका दिया। तो ये अद्भुत घटना है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसे फांसी पर लटकाया गया हो। तो दीवान वेलथम्पी को जो है मृत्यु के बाद इन्हें फांसी पर लटकाया गया था। तो ये दीवान वेलथम्पी का विद्रोह था। पायक विद्रोह 1817 से 25। तो 1817 से लेकर के 1825 तक ये पायकों का विद्रोह होता है। ठीक है। अब पायक विद्रोह अगर देखें तो ये विद्रोह उड़ीसा में होता है, पुरी के आसपास के क्षेत्र में। अब पायकों को अगर देखा जाए तो पायक जाति के लोगों को जो है करमुक्त भूमि प्राप्त होती थी, लेकिन जब उड़ीसा में ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ तो इनकी भूमि पर कर लगा दिया गया। इससे इनमें बहुत ज़्यादा असंतोष था। ठीक है। 1817 ईस्वी में जगत बंधु, इनको जंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है, तो इनके नेतृत्व में पायकों ने विद्रोह कर दिया और देखते ही देखते इन्होंने पुरी पर भी अधिकार कर लिया और कई वर्षों तक पुरी पर पायकों का अधिकार बना रहा। अंत में 1825 ईस्वी में ब्रिटिश सेना ने पायकों से भीषण संघर्ष करके पुरी पर अधिकार कर लिया, पुरी को जो है पायकों से मुक्त कराया और पायकों के विद्रोह को इन्होंने समाप्त कर दिया। तो ये पायक विद्रोह था। पोलीगारों का विद्रोह। देखिए, ये जो पोलीगर थे, दक्षिण भारत में जब विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ था तो ये पोलीगर जो है अपने छोटे छोटे क्षेत्र जंगलों में स्थापित कर लिए थे। उसके बाद जब मैसूर राज्य बना तो मैसूर जब स्वतंत्र राज्य बना तो उस समय भी पोलीगर स्वतंत्र रूप से जो है ये कार्य करते थे, अपना शासन करते थे। इनके अपने छोटे छोटे जंगली राज्य थे। 1799 ईस्वी में मैसूर में टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ हुआ। अब इस संदर्भ में ये था कि इस संघर्ष में जो भी जीतेगा, चाहे टीपू सुल्तान जीते या अंग्रेज, जो भी जीतेगा उन्हीं के साथ पोलीगारों का संघर्ष होगा, क्योंकि मैसूर पर जिसका नियंत्रण रहेगा वो इन पर नियंत्रण बनाए रखना चाहेगा। और 1799 में टीपू सुल्तान मारा गया, अंग्रेज़ों का मैसूर पर नियंत्रण स्थापित हुआ। तो फिर आप देखेंगे कि पोलीगारों में जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध असंतोष व्याप्त हो गया। ठीक है। और फिर आप देखेंगे कि 1799 से 1801 के बीच में वीर कट्टू वामन के नेतृत्व में पोलीगारों ने विद्रोह कर दिया और अंततः ब्रिटिश सरकार ने इनके विद्रोह का दमन कर दिया। तो ये कुछ अन्य विद्रोह भी हमने आपको बताए। अब आप इन विद्रोहों को जो आप पढ़े, पहले हमने आपको आदिवासी विद्रोह, जिनमें हमने आपको संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह, खासी विद्रोह, खोंड विद्रोह, खामती विद्रोह, रंपा विद्रोह, रामोसी विद्रोह, इन सब की चर्चा की। तो आदिवासी विद्रोहों को एक सूची बना ले, विद्रोह का नाम क्या है, कौन सा विद्रोह हुआ, कहाँ हुआ, किस वर्ष में हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ। प्रश्न यहीं से मिल जाते। फिर अन्य विद्रोहों में हमने आपको बताया सन्यासी विद्रोह, अहोम विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह और फैराजी विद्रोह, वहाबी आंदोलन,
फिर आपको हमने कूका आंदोलन के बारे में बताया, फिर गडकरी विद्रोह, पायक विद्रोह और पोलीगार विद्रोह, बेलथम्पी का विद्रोह, इनके भी एक पूरी की पूरी आप सूची बना लें। ठीक है, विद्रोह का नाम, वर्ष, क्षेत्र। ठीक है, ये तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपसे कौन सा विद्रोह कब हुआ ये पूछा जाता है, किसके नेतृत्व में हुआ ये पूछा जाता है, किस क्षेत्र में हुआ ये पूछा जाता है। कभी कभी क्या है कि 4 विद्रोह का नाम दे दिए, वर्ष दे दिए, सुमेल कीजिए, तो आपको सुमेल करने के लिए कौन सा विद्रोह किस वर्ष में हुआ वो पता होना चाहिए, या किसके नेतृत्व में हुआ ये पता होना चाहिए। तो इस तरह से प्रश्न आते हैं, और इसके लिए यही अच्छी स्ट्रेटजी है, अच्छी रणनीति है कि आप जो है पूरे विद्रोहों की एक सूची बनाएं और उसको आप कई बार देखें। कई बार देखने से क्या होता है कि दिमाग में सारे तथ्य स्थापित हो जाते हैं और वो याद रहता है। ठीक है, तो आज तो हम आपको जो है यहीं तक आदिवासी विद्रोहों और कुछ अन्य विद्रोहों के बारे में हमने चर्चा की। कल हम आपको बताएंगे किसान आंदोलन के बारे में, कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों पर भी बहुत अत्याचार हुआ और फिर बाध्य होकर के किसानों ने भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह करना प्रारंभ किया। तो कल के लेक्चर में हम आपको किसान विद्रोह की चर्चा करेंगे। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।